नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 23 जून और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। इसमें द हिंदू का एक न्यूज़ है और दैनिक जागरण के न्यूज़ हैं। इसके अलावा बिहार सरकार की एक योजना है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं अंत में। तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, काफ़ी सारे न्यूज़ होते हैं और शेयर कर दीजिए, जहाँ भी संभव हो सके शेयर कर दीजिए। इतना एहसान करना चाहिए टीचर्स पर। ओके, थोड़ा शेयर कर देंगे तो रीच बढ़ता है चैनल का और भी अच्छे कंटेंट मिलते हैं आपको। पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं हम लोग। ओके, और सुबह सुबह जो अभी कुछ देर पहले ही एनसीईआरटी एमसीक्यू हुआ है अपलोड, जिसमें ज्योग्राफी का आज एमसीक्यू अपलोड हुआ है। और दोपहर तक हम लोग क्या करेंगे ना कि इम्तिहान पब्लिकेशन के जो टेस्ट सीरीज आते हैं बीपीएससी से, उसके 75 क्वेश्चन का भी सेट लगाएंगे आज हम लोग। ओके, तो दोनों सारे एमसीक्यू को और न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। मेंस के रिगार्डिंग भी कुछ वीडियो अपलोड होते रहते हैं, गाइडेंस वगैरह भी आपको मिलता रहता है। तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा। बीपीएससी के फील्ड में कम से कम सबसे अच्छे चैनलों में से एक है हमारा। पहला न्यूज़ क्या है कि शिखर बैठक, भारत अमेरिका के रिश्तों में नई युग की शुरुआत। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गए हैं पहले स्टेट विजिट पर। कहाँ पर? स्टेट विजिट पर। पहला स्टेट विजिट है उनका अमेरिका का। इससे पहले वो 6-7 बार जा चुके हैं अमेरिका, लेकिन दरअसल में उनको स्टेट विजिट का दर्जा नहीं दिया गया था। ये दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? व्हाइट हाउस के द्वारा दिया गया है। अमेरिकी सरकार के द्वारा मोदी जी के इस दौरे को स्टेट विजिट का दौरा दिया गया है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और वहाँ पर स्टेट डिनर का भी आयोजन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के लिए। बहुत सारे गिफ्ट वगैरह का एक्सचेंज हुआ है। कुछ मुद्दों पर बात हुई है। हमारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या एक्सचेंज हुआ क्या नहीं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे सवाल बन सकते हैं, हमें वही देखना है। बाकी कितना बड़ा कारपेट बिछाया गया, डंका बजा नहीं बजा, ये सब चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है। देखिएगा ध्यानपूर्वक। कुछ माइक्रॉन कंपनी है, ये क्या बनाती है? ये सेमीकंडक्टर्स बनाती है, सेमीकंडक्टर चिप बनाती है। ये अपना प्लांट कहाँ पर स्थापित करेगी? तो यही आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि अहमदाबाद में कौन सी कंपनी ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो ये माइक्रॉन कंपनी है। माइक्रॉन का नाम ध्यान में रखेंगे। ये कंपनी क्या करती है? सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी अहमदाबाद में। इसके अलावा क्या है? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेरिका बेंगलुरु अहमदाबाद तो भारत में सिएटल में खोलेगा। अमेरिका क्या करेगा? बेंगलुरु और अहमदाबाद में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। वाणिज्यिक दूतावास क्या होता है? जहाँ से ट्रेड वगैरह के डील होते हैं, एक दूसरे देश के बीच व्यापार को सुगमता बनाया जाता है। और भारत कहाँ पर खोलेगा? तो भारत सिएटल में खोलेगा वाणिज्यिक दूतावास। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी बात हुई है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र बहुत बार मैं समझा चुका हूँ इंडो पैसिफिक क्षेत्र कौन सा है। दरअसल में अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके पूर्वी तट से लेकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट तक के पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हिंद प्रशांत का क्षेत्र कहा जाता है। इकोनॉमिक रूप से, सामरिक रूप से और बहुत ही ज़्यादा ये क्षेत्र आजकल इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन का दबदबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए अमेरिका, भारत और रूस, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में हमारी दबदबा बना कर रखा जाए। इसीलिए इस देश का जो है, जैसे इंडो पैसिफिक देश में जो आते हैं, जैसे आपका हो गया मलेशिया, इंडोनेशिया और बहुत सारे देश हैं जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आते हैं। ये सारे देश इकोनॉमिक रूप से भी धीरे धीरे उभर रहे हैं। बहुत बड़ा मार्केट है ये एरिया। आरसीईपी आपने सुना होगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वो भी इसी एरिया में डेवलप किया गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये। आरसीईपी का भारत हिस्सा नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एक और मुख्य रूप से अपने लिए न्यूज़ है, क्या है कि भारत बनेंगे लड़ाकू विमान के इंजन। देखिए, भारत में बहुत कम इंजन का निर्माण होता है। इंजन हमें सारा का सारा बाहर से मंगाना पड़ता है। जैसे आप लोग अगर बुलेट चलाते हैं, 350 सीसी है मेरे पास, तो 350 सीसी वगैरह का जो इंजन होता है वो सारे कहाँ से आते हैं? तो सारे ब्रिटेन या बाहर के देशों से ही बनकर आते हैं। यूरोप, जर्मनी और अमेरिका, इन्हीं सब देशों में इंजन का निर्माण होता है, गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज़ तक के। भारत में भी इंजन बनते हैं, लेकिन कम इंजन बनाए जाते हैं भारत में। लड़ाकू विमान के इंजन तो भारत में नहीं ही बनते हैं अभी तक, और ये सामरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इंजन बनाना सबसे कठिन इंजीनियरिंग में से एक होता है। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? भारतीय वायुसेना के हल्के युद्धक विमान तेजस की अगली पीढ़ी के विमानों में भारत निर्मित इंजन का ही इस्तेमाल होगा। इसमें लगने वाले F414, आपसे क्या पूछा जाएगा? F414 हाल ही में चर्चा में था। ये किससे संबंधित है? तो विमान का इंजन है। दुनिया के प्रतिष्ठित कंपनी GE एरोस्पेस, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत सरकार की उपक्रम है। इन दोनों मिलकर बनाया जाएगा। कौन सा इंजन? F414। कौन कौन मिलकर बनाएगी? तो GE एरोस्पेस और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दोनों कंपनी मिलकर इसका निर्माण भारत में करेंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा डील है इनमें से एक।
एक और है, हमने ड्रोन खरीदा है। ड्रोन खरीदा कहाँ से? अमेरिका से हमने ड्रोन खरीदा है। जिस ड्रोन का उपयोग कौन कौन करेंगे? तो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के द्वारा उस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। इस न्यूज़ में मुख्य यही चीज़ें बतानी थी, लेकिन आगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आप लोगों के लिए। जैसे देखिए, इस इंजन की बात अभी मैंने की है। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं इस इंजन निर्माण से भारत में? देखिए, पहला बेनिफिट क्या होगा? हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा सुधार हो सकता है, दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? सामरिक रूप से हमें बढ़त हासिल होगा। सामरिक रूप से बढ़त हासिल होने का क्या मतलब होता है? अब युद्ध के मैदान में जब हमारे विमान गिर जाएंगे या विमान हमें आत्मनिर्भरता चाहिए होगा, तो इंजन हमारे पास बनना चाहिए, इंजन हमारे देश में निर्मित होना चाहिए। इससे क्या होगा? सामरिक रूप से हमें बढ़त हासिल हो जाती है। और जब तकनीक अपने पास आ जाएगा तो हम उसका अन्य जगहों पर भी उपयोग कर सकते हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का नारा दे सकते हैं कि भारत बनाइए, दुनिया के लिए बनाइए। इस तरह की चीज़ों को आप बता सकते हैं। कई हज़ार घंटों की उड़ान के बाद करनी होगी ओवर हीलिंग। और अगला क्या रूस के जो इंजन होते हैं ना, उसका क्या होता है कि रूसी इंजन को कुछ 100 घंटों के बाद ही, इसको 1000 घंटे लगते हैं एक बार उसको फिर से सही करने के लिए। रूस का इंजन जो होता है उसमें ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं की जा सकती, कुछ 100 घंटों के बाद फिर से उसको सही करना पड़ता है। हल्के इंजन ज़्यादा शक्तिशाली और कम ईंधन की खपत वाले बनेंगे। इन्हें भविष्य के लिहाजा से अपग्रेड भी किया जा सकेगा। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है अपने लिए, ये इंजन जो बनाए जाएंगे भारत में। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसका बेनिफिट पूछ सकता है आपसे। तो तेजस जो है उसी में लगाया जाएगा। तेजस की अगली पीढ़ी जो बनाया जाएगा, तेजस स्वदेशी विमान है, अपना स्वदेशी विमान है, इसी की अगली पीढ़ी में उसको लगाया जाएगा। अगला न्यूज़ जो है ये है आर्टेमिस मिशन के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि भारत ने आर्टेमिस संधि में शामिल होने का फैसला किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन भेजने पर सहमत हुए हैं। कौन 2024 में कौन कौन मिलकर भेजेंगे? एक नासा है जो अमेरिका का है, और एक इसरो है जो भारत का है। ये दोनों क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन भेजेंगे। आर्टेमिस मिशन संधि, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ। आर्टेमिस संधि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा इन चीज़ों को। कोई भी चीज़ कम इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल कहीं से भी बनाया जा सकता है। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि किस न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। द हिंदू से सारे सवाल पूछे जाते हैं, दैनिक जागरण से थोड़ी नहीं पूछा जाता है। सवाल केवल करंट अफेयर से पूछा जाता है, किसी पेपर से नहीं पूछा जाता है। करंट अफेयर के टॉपिक कहीं भी हो सकते हैं, उसको आप अलग अलग वेबसाइट से सर्च करके पढ़ सकते हैं डिटेल में। हाँ, द हिंदू में थोड़ा ज़्यादा लिखा होगा और दैनिक जागरण में थोड़ा कम लिखा होगा, ये हो सकता है, लेकिन हम उसको जब डिटेल में अलग जाकर पढ़ेंगे तो अपना तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आर्टेमिस मिशन के बारे में। संयुक्त मिशन भेजने पर सहमत हुए हैं। आर्टेमिस संधि असैन्य, मतलब मिलिट्री यूज के लिए नहीं है, असैन्य अंतरिक्ष अनुसंधान पर समान विचार वाले देशों को एक मंच पर लाता है। आर्टेमिस संधि क्या करता है? जो असैन्य जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, जो स्पेस रिसर्च है, उसमें क्या करते हैं? बहुत सारे देशों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ओके, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ओवल ऑफिस में होने वाली बैठक के कुछ घंटों पहले ये चीज़ बात कही है। अब हम देख लेते हैं कि आर्टेमिस मिशन है क्या। शॉर्ट में ही देखेंगे क्योंकि इससे जुड़ा हुआ सवाल ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। आर्टेमिस संधि 1967 के बाह्य अंतरिक्ष समझौतों पर आधारित है। इसके तहत असैन्य अंतरिक्ष अनुसंधान को दिशा निर्देशित करने के लिए गैर बाध्यकारी प्रावधान किए गए हैं। यह 2025 तक चंद्रमा पर मानव को फिर से भेजने का अमेरिकी नीति प्रयास है, जिसका लक्ष्य मंगल व अन्य ग्रहों को अंतरिक्ष में खोज बनाना है। मतलब मुख्य रूप से क्या है मैं बता देता हूँ। ये 1967 में एक आपका बाह्य अंतरिक्ष समझौता किया गया था, जिसी पर आधारित है ये कौन सा? आर्टेमिस संधि, जिसमें क्या है कि 2025 तक चंद्रमा पर मानव को फिर से भेजने का अमेरिका का प्लान है। इसी के तहत बहुत सारे देश काम कर रहे हैं। तो 2024 में हम कहाँ पर जाएंगे? अमेरिका के नासा के साथ में तो हम जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसमें जाएंगे हम लोग। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आर्टेमिस संधि पता चल गया क्या है। मुख्य रूप से क्या है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो असैन्य स्पेस रिसर्च को बढ़ावा देना चाहते हैं, मिलकर उन्हीं के बीच एक संधि है। बस हमें यही ध्यान रखना भी। ओके, बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होगा तो आने वाले दिनों में चर्चा में हम लोग इसको भी शामिल कर लेंगे। अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला न्यूज़ क्या है। भारत के प्रधानमंत्री जी जब वहाँ गए हैं तो वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें गिफ्ट की है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्या वो गिफ्ट तो उन्होंने किया है प्रयोगशाला में निर्मित हीरा। ओके, ग्रेफाइट से जिस हीरा को बनाया गया है। ग्रेफाइट कार्बन का सबसे सस्ता अपरूप है और हीरा क्या है? कार्बन का सबसे महंगा अपरूप है। ग्रेफाइट से हीरा बनाया हमने लैब में, इसी को गिफ्ट किया है मोदी जी ने बाइडेन जी की पत्नी को। ओके, तो अब इसको पढ़ लेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे कि
न्यूज़ पढ़ेंगे क्या? नहीं, हम प्रयोगशाला में निर्मित हीरा के बारे में पढ़ेंगे। पहले उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चंदन की लकड़ी का एक विशेष डिब्बा उपहार स्वरूप भेंट किया, जो भारतीय परंपरा के अनुभव के प्रति मूल्यों और सम्मान रेखांकित करता है। अधिकारियों ने बताया कि मैसूर के चंदन की लकड़ी से बने इस बक्से पर बहुत अच्छी शिल्पकारी की गई है। इसमें नक्काशीदार बक्से में भगवान गणेश की चांदी की एक प्रतिमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को व्हाइट हाउस में एक प्राइवेट रात्रि भोज के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन को 2 अन्य उपहार भी दिए। उनमें उपनिषदों के 10 सिद्धांतों पर आधारित एक पुस्तक, अंग्रेजी अनुवाद में पहले संस्करण की एक प्रति भी शामिल है। उपनिषद जो हैं उनके 10 मूल सिद्धांत जो हैं, उपनिषद पता ही है आपको क्या है, ज्ञान विज्ञान की बातें की गई हैं उसमें, बहुत ही अच्छे। दुनिया में अगर कोई भारतीय माइथोलॉजी में किसी चीज़ को अगर वाकई सबसे ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए तो वो हमारे उपनिषद हैं। आपको पता ही होगा 18 से 34 उपनिषद ऐसे हैं जिस पर शंकराचार्य जी ने टीका लिखा है। तो उन 34 के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी है। बाकी कई जगह 118, कई जगह 108, कई जगह 90 अलग अलग उपनिषदों की संख्या बताई जाती है, लेकिन हमारे पास उपलब्ध सभी अभी भी नहीं है। ओके, अलग अलग उपनिषद अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा गया है। उपनिषदों से जुड़े हुए चीज़ें पीटी में कई बार पूछे गई हैं। जैसे आपसे पूछा जा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, आपको बता देना है कॉमेंट करके अगर आपको पता हो कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, वसुदेव कुटुंबकम और नचिकेता की कहानी कहाँ किस उपनिषद में है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। पीटी फैक्ट है ये। उसके बाद से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में निर्मित 7.5 कैरेट का हरित हीरा उपहार में स्वरूप दिया है। हरित हीरा, इस हीरे को बनाने में 100% सोलर एनर्जी और जो ग्रीन एनर्जी होता है उसका उपयोग किया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया है। अब हम देखेंगे कि प्रयोगशाला में कौन सा निर्मित हीरा होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि वित्त मंत्रालय ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में प्रयोगशाला निर्मित हीरों पर विशेष ध्यान दिया है। बजट में भी इस पर चर्चा की गई है। प्रयोगशाला में निर्मित हीरा है ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप लोग। न्यूयॉर्क में एक जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को वर्ष 1954 में दुनिया के पहले प्रयोगशाला निर्मित हीरे का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। प्रयोगशाला निर्मित हीरा क्या होता है? LGD, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरो के विपरीत LGD क्या है भाई? LGD है आपका प्रयोगशाला निर्मित हीरा ही है, उसी को LGD कहा जाता है। LGD प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरो के विपरीत प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं। हालांकि दोनों की रासायनिक संरचना, अन्य भौतिक एवं ऑप्टिकल गुण समान होते हैं। ऑप्टिकल गुण, फिजिकल गुण और केमिकल संरचना ये सब कुछ समान होता है, केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ समान होता है। बस एक लैब में बनाया जाता है और एक कहाँ पर मिलता है हमें? तो एक हमें मिलता है आपका प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरो के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। वे तब बनते हैं जब पृथ्वी के भीतर दफन कार्बन अत्यधिक गर्मी और दबाव के संपर्क में आते हैं। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण जो हीरा होता है उसका निर्माण हो जाता है। कार्बन का प्रूफ होता है ये उत्पादन। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वे ज़्यादातर 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं, उच्च दबाव और उच्च तापमान की प्रक्रिया के विधि द्वारा रासायनिक वाष्प जमाव विधि के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। HPHT, CBD दोनों तरीकों से कृत्रिम रूप से निर्मित हीरों में एक बीज दूसरे हीरे के टुकड़े का उपयोग होता है। HPHT प्रक्रिया में शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ बीज को लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के उच्च दाब और तापमान के संपर्क में लाया जाता है। कार्बन से भरपूर गैस से भरे सीलबंद कक्ष के अंदर CVD तकनीक का उपयोग करके बीज को लगभग में 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। CVD तकनीक मतलब रासायनिक वाष्प जमाव तकनीक कहा जाता है इसको। गैस के बीज से जुड़ने के साथ ही हीरा धीरे धीरे बनता जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि प्रयोगशाला में हीरा का निर्माण हो सकता है। अनुप्रयोग क्या होगा? औद्योगिक उपयोगिता के कारण इन्हें मशीन व उपकरणों में उपयोग किया जाता है। उनकी मजबूती और कठोरता उन्हें कटर के रूप में उपयोगी बनाती है। उच्च शक्ति वाले लेजर डायोड, लेजर सरणियाँ और उच्च क्षमता वाले ट्रांजिस्टर के लिए हीट स्प्रेडर के रूप में शुद्ध सिंथेटिक हीरे का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। उपयोग तो कहीं भी हो सकता है। और देखो इससे क्या होगा, अगर मान लो हीरा लैब में बनने लगे, इससे क्या होगा? जो प्राकृतिक रूप से हीरो के लिए हमें खनन करना पड़ता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है बहुत ही ज़्यादा, लोगों का भी कई बार शोषण होता है, हीरो के कारण युद्ध तक हुए हैं बहुत सारे, तो ये सब चीज़ों में थोड़ी सी कमी आ सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, मुख्य रूप से मुझे बताना था कि कैसे बन सकता है और महत्व क्या है। ये भारत में जो बनाया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के हीरा का उद्योग का परिदृश्य क्या है। भारत हीरो के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कटिंग व पॉलिशिंग केंद्र है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरो का कटिंग और पॉलिशिंग अपने गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों भारत में ही होता है।
जो वैश्विक स्तर पर पॉलिश किए गए हीरो के निर्माण का 90% से अधिक हिस्सा है। दुनिया में अगर 100 हीरा पॉलिश किए जाते हैं उसमें से 90 हीरा कहाँ पर पॉलिश होते हैं? भारत में होते हैं। इसके लिए उच्च कुशल श्रम की आसान उपलब्धता, अत्याधुनिक तकनीक, कम लागत जैसे कारक आवश्यक हैं। गुजरात राज्य का सूरत हीरा निर्माण का वैश्विक केंद्र है। इन कटे और पॉलिश किए गए हीरो हेतु अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें चीन दूसरे स्थान पर। हम सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पर भेजते हैं? यूएसए पर। उसके बाद चीन को हम लोग हीरा भेजते हैं। दुनिया में सबसे अधिक पॉलिश और कटिंग कहाँ पर होती है? अपने भारत के सूरत में होती है। दुनिया के कुल हीरो का निर्यात में भारत का 19% का योगदान है। अगर 100 हीरे भारत में दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो उनमें से 19 हीरे भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात भारतीय सोने के आभूषण का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। हमारे गोल्ड के आभूषण सबसे ज़्यादा कहाँ पर बन के जाते हैं? यूएई में बन के जाते हैं। दक्षिण एशियाई देश के आभूषण निर्यात के 75% से अधिक हैं। नवंबर 2022 में भारत का रत्न और आभूषण का कुल निर्यात 2.43 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जो एक वर्ष पहले की इसी अवधि की तुलना में 2% के करीब में ज़्यादा हमने भेजे हैं। ये सब आपको पता चल गया होगा। देखिए बजट में क्या बात हुई, अब उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2030 के केंद्रीय बजट में प्रयोगशाला निर्मित हीरे के उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिए इसके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले बीजों पर मूल सीमा शुल्क को कम करने का वादा किया गया। मतलब बीज जो उसके होते हैं उस पर सीमा शुल्क को कम कर दिया गया है, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह को कम कर दिया। इससे क्या होगा? थोड़ा सा सस्ता बन सकेगा ये। अपरिष्कृत एलजीडीज़ के लिए बीजों पर शुल्क 5% से घटाकर 0 किया जाएगा। 5% घटाकर हमने 0 भी कर दिया है। आईआईटी में से एक को 5 वर्षों का अनुसंधान अनुदान भी प्रदान किया गया कि आप इस पर रिसर्च वगैरह करो। स्रोत क्या है इसका? गुरु द हिंदू का मैं ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ से सवाल पूछ सकता है। भारत सरकार के बजट में था ये, चर्चा में था ये, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक तैयार कीजिएगा। कुछ भी अननेसेसरी न्यूज़ नहीं होता है, इसको ध्यानपूर्वक तैयार कीजिएगा। ये आपसे पूछ सकता है एक एक चीज़ के बारे में। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है एक जीआई टैग से बने उत्पाद के बारे में, और ये दर्पण है एक। क्या है? दर्पण। केरल की दर्पण है ये। इसकी कीमत लाखों में होती है। 2-2, 3-3, 4-4 लाख की एक दर्पण होती है। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, इस दर्पण का निर्माण शीशे से नहीं होता है, इस दर्पण का निर्माण मेटल से होता है। सोचिए, धातु को हम इतना चमकदार बना देते हैं कि वो दर्पण से अच्छा काम करता है। और आपको पता है जो शीशे के दर्पण होता है उसके तुलना में मेटल के दर्पण की एक्यूरेसी अधिक होती है। सेम टू सेम 100% के करीब में वो आपको सही रिफ्लेक्शन दिखाती है मेटल की दर्पण। इसको जीआई टैग मिला हुआ है। कभी गूगल सर्च कीजिएगा इसके बारे में। अद्भुत, इसकी बनाने की शैली बहुत ही अद्भुत है और बहुत मेहनत लगता है। केरल के कुछ ही परिवार हैं जो इसका निर्माण करते हैं अभी भी। बाढ़ जब आई थी केरल में तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, लेकिन इसको बनाने की कला जब आप देखेंगे कैसे घरों में बनाया जाता है इसको, मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा उस दर्पण का, आपने देखा होगा कहीं पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में चौंकाने वाली खबर आई कि केरल में सदियों से प्रचलित आरनमुला दर्पण निर्माण कला जलवायु परिवर्तन के कारण दम तोड़ रही है। आरनमुला धातु के फ्रेम में जड़ित दर्पण निर्माण से जुड़ा हस्तशिल्प है। वर्ष 2005 में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। केरल की संस्कृति में अहम हिस्सा रखने वाली यह कला जलवायु परिवर्तन के कारण लुप्त होती जा रही है। इस कला से जुड़े लोग संरक्षण की बाट जोह रहे हैं। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि यह एक चिंताजनक खबर है। अब देख लेते क्या है भाई। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित हस्तशिल्प व पुरातन संस्कृति जीवंत बनाने के लिए अलग अलग काम किए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या आरनमुला दर्पण आखिरकार होता क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लाइन पर यह कि केरल के आरनमुला कला में दर्पण का सांचा बनाने के लिए खास मिट्टी का इस्तेमाल होता है, लेकिन बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण वहाँ की मिट्टी में आए भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के कारण उनका इस्तेमाल आरनमुला कला में संभव नहीं हो पा रहा है। उपयोगी मिट्टी को तलाशने में कलाकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर समय रहते मिट्टी संरक्षण बल नहीं दिया गया तो सदियों पुरानी यह कला अस्तित्व खो देगी। अब मैं आपको आरनमुला दर्पण दिखाऊँगा और उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए इस दर्पण को, कितना खूबसूरत दर्पण है ये बहुत महंगा होता है, लाख लाख रुपए का एक दर्पण बिकता है ये। इतना ही छोटा साइज, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया जाता इस दर्पण को, बहुत ही छोटे साइज़ के दर्पण बनते हैं ये, लेकिन अद्भुत होता है ये। कभी सर्च कीजिएगा गूगल पर, थोड़ा सर्च कीजिए आपको दिख जाएगा।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आपने आईना तो ज़रूर देखा होगा। कभी आपको ऐसा प्रतीत हुआ है कि अलग अलग आईने में चेहरा अलग अलग दिख रहा है, या कभी आपको अपने चेहरा शीशे में टेढ़ा मेढ़ा दिखा हो? ऐसे आईने की बनावट की वजह से होता है। दरअसल शीशे के दर्पण में जो आकृति बनती है वह उसकी अंदर की सतह पर किए गए लेप के कारण बनती है। शीशे के पीछे का भाग पर लेप इसलिए चढ़ाया जाता है कि रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ सके। यह लेप पारा या एल्यूमिनियम का होता है, ठीक ना। किसी भी दर्पण की सतह की चिकनाई, यह पॉलिश लेप ही चेहरे पर प्रतिबिंब दिखाने में रोल अदा करता है, क्योंकि इसी से रिफ्लेक्शन बेहतर हो सकता है। अगर सतह में किसी भी तरह का खुरदरापन होता है तो क्या होगा, आपका चेहरा साफ नहीं दिखेगा, रिफ्लेक्शन सही से नहीं आ पाएगा। ये तो हो गया सामान्य शीशों की बात। ओके, ये तो हो गया सामान्य शीशों की बात। पहली बात तो यह कि यह दर्पण शीशे का ना बनकर धातु की बनती है। इसमें शीशे का कोई उपयोग ही नहीं होता है, मेटल का उपयोग होता है इस दर्पण में। ये जो चमकीला सिरा भी आपको दिख रहा है, ये मेटल का ही बना हुआ है। ओके, दूसरी बात, इस दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण की पिछली सतह पर ना बनकर मुख्य सतह पर ही बनता है। इसके दर्पण के पिछले सतह पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसके सामने के फेस पर ही प्रतिबिंब बनता है, वहाँ से ही रिफ्लेक्शन होता है। जैसे सामान्य शीशों में क्या होता है, पीछे में लेप चढ़ाया जाता है, वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होती है, मेटल के दर्पण की ज़्यादा होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि इस दर्पण में चेहरे की छवि एकदम साफ दिखती है। खैर, और भी विशेषताएं हैं, पर जानने से पहले इसका नाम तो जान लीजिए। इस दर्पण का नाम है आरनमुला दर्पण, या लोकल भाषा में कहें तो आरनमुला कन्नडी होता है दर्पण, जबकि आरनमुला एक जगह का नाम है जहाँ पर ये फेमस है। कन्नडी समझ गए क्या होता है। केरल के पंतनथिट्टा जिला मुख्यालय के एक छोटे से शहर आरनमुला में विश्वकर्मा समुदाय के कुछ प्रशिक्षित पारंपरिक परिवार एक हस्तनिर्मित धातु मिश्रित दर्पण बनाते हैं। इन शिल्पियों को तमिल विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। इन शिल्पियों को क्या कहा जाता है, तमिल विश्वकर्मा। और ये जो समुदाय है तमिल विश्वकर्मा समुदाय, इन्होंने बहुत सारे मंदिरों के निर्माण में भी अपना योगदान दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पद्मनाभ स्वामी मंदिर, आरनमुला या पार्थ सारथी मंदिर, बहुत सारे मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया। और इस दर्पण का धार्मिक महत्व भी है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसे धार्मिक त्यौहार या शुभ अवसरों पर समारोह के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली 8 शुभ वस्तु यानी अष्टमंगल में भी इसको गिना जाता है, जिसके चलते दर्पण घर और व्यापार के लिए शुभ सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी मलयाली नव वर्ष की परंपरा विशु के दौरान भी काफ़ी मांग होती है। इस दर्पण के बारे में मुख्य मुख्य चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इस दर्पण का नाम ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्या नाम बताया मैंने, आरनमुला दर्पण या आरनमुला कन्नडी इसका नाम है। कहाँ का है ये, जीआई टैग दिया गया 2005 में। केरल का ये दर्पण है, मेटल से निर्मित दर्पण होता है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला है कि वो जो समुद्र में, आपको पता ही होगा कि टाइटैनिक को देखने गए थे कुछ अरबपति लोग, टाइटन नाम के एक छोटे से सबमरीन में बैठकर। उस टाइटन का दुर्घटना हो गया, और अभी तो न्यूज़ आई है जो आज सुबह सुबह आई है उसमें कि उस टाइटन में सवार 5 के 5 दुनिया के बड़े बड़े अरबपति थे, उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस टाइटन कहाँ पर है ये, तो आपको मैं ये भी दिखा दूंगा कि कहाँ पर गई थी। और अटलांटिक महासागर के कुछ इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं जहाँ से सवाल आए दिन पूछे जाते। बाकी तो अटलांटिक महासागर के बारे में और क्या पूछेगा, जलधाराओं से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पिछले बार सारगेसो सागर के बारे में पूछ लिया गया था। सारगेसो सागर दरअसल में समुद्र के बीच में एक छोटा सा क्षेत्र है सारगेसो सागर, है ना, और वो अति लवणीय क्षेत्र है, तो उसी के बारे में पिछली बार पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में ये चीज़ हुआ है, कनाडा के तट के समीप ये घटना हुई है। ओके, ये आपको पता ही होगा। अब देख लेते हैं हम लोग कि क्या है वो भाई, सागर कौन सी जलधाराएं बहती है अटलांटिक महासागर में, और क्या क्या और इम्पोर्टेंट है, और किस लोकेशन पर यह घटना हुई है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेरे पास जो है इंटरनेट पर मौजूद जो संसाधन है एक फ़ोन में, मैं उसी में आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये जो इलाका है ना, यहाँ पर यहीं पर ये दुर्घटना हुई है। टाइटैनिक वहीं पर है, उसका मलबा पड़ा हुआ है समुद्र के भीतर में। उसी मलबे को देखने के लिए 2-2 करोड़ रुपए पर पर्सन का टिकट लेकर ये लोग जा रहे थे, लेकिन जाने के 1-1.5 घंटे के बाद ही वहाँ से संपर्क टूट गया पनडुब्बी से, और अब इसके कुछ मलबे मिले हैं, और ये संभावना जताई जा रही है कि उन लोगों की मृत्यु हो गई होगी। अब यहाँ पर देख लेते, देखिए जलधाराओं का क्या होता है। जैसे ये 0 डिग्री सी है, विषुवत बोलते हैं इसको। 0 डिग्री सी की तरफ जो जलधारा जाएगी, जो जलधारा 0 डिग्री सी की तरफ जाएगी, इक्वेटर की तरफ जाएगी, वो सभी क्या होंगी, तो वो ठंडी जलधारा होती है। ओके, ठंडी जलधारा होगी। और जो 0 डिग्री से जाएगी वो कौन सी धारा होती है, तो वो गर्म जलधारा होती है।
ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो 0 डिग्री C से ऊपर या नीचे की तरफ जाएगी वो गर्म जलधारा होगी, और जो 0 डिग्री C की तरफ ऊपर या नीचे से आएगी वो सभी ठंडी जलधारा होगी। ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कुल जलधाराओं के बारे में, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या काम करता है ये जलधारा वगैरह। देखिए ये 0 डिग्री C है, ये देखिए बेंगुला ये जलधारा है। ये कौन सी जलधारा होगी? जब इक्वेटर की तरफ जा रही है तो ये ठंडी जलधारा होगी। ठंडी जलधारा जहाँ भी किसी कहीं से गुजरेगी तो अपने पश्चिमी तट पर सामान्य तौर पर क्या करती है? मरुस्थल का निर्माण करती है। तो बेंगुलास के कारण यहाँ पर अफ्रीका में मरुस्थल का निर्माण होता है। फिर यहाँ पर कैनेरी है, कैनेरी की जलधारा भी देखिए कहाँ पर आ रही है? विषुवत की तरफ आ रही है। इसके कारण सहारा के रेगिस्तान का मतलब निर्माण होता है, सहारा के रेगिस्तान का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पेरू की जलधारा है, जिसके कारण पेरू में क्या होता है? मरुस्थल का निर्माण होता है। उसी प्रकार से देखिए कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, जिसके कारण से कैलिफोर्निया के रेगिस्तान वगैरह का, अमेरिका के बहुत सारे रेगिस्तान का निर्माण होता है। अब गर्म जलधारा जहाँ से भी गुजरेगी वहाँ पर मौसम अच्छा होता है, मानसूनी मौसम कर प्रवृत्त होती है। हम लोग अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं। ये देखिए गल्फ स्ट्रीम है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और ये लेब्राडोर जलधारा है जो मिल रही है कहाँ पर? यहीं पर कनाडा के तट के पास में दोनों जलधाराएं मिल रही हैं। जब भी गर्म और जो ठंडी जलधारा मिलेगी तो वहाँ पर पानी का तापमान औसत से थोड़ा सा गर्म रहता है, और वो मछली उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक होता है। जहाँ पर भी ठंडी और गर्म जलधारा मिलेगी वो मछली उत्पादन के लिए सबसे अच्छे क्षेत्रों में से एक होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। यहीं पर कौन कौन सी? गल्फ स्ट्रीम और जो लेब्राडोर की जलधारा है, ये दोनों मिल रही हैं जहाँ पर, वहीं पर ये टाइटैनिक वगैरह का दुर्घटना वगैरह अभी जो हुआ है वो यहीं पर हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। मैंने कुछ जलधाराएं बता दी। जैसे ब्राज़ील की जलधारा है, यहाँ पर देखिए गर्म जलधारा है, विषुवत की तरफ से नीचे की तरफ आ रही है। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर खूब अच्छी बरसात होगी, इसलिए आपको इस एरिया में मरुस्थल देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी कुछ मैंने छोटे से वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब जब भी आप जलधारा देखेंगे तो क्या देखेंगे कि किस तरफ जा रही है, किस तरफ से आ रही है। अगर विषुवत की तरफ आ रही है तो ठंडी जलधारा होगी, विषुवत से जा रही है तो गर्म जलधारा होगी। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नॉर्वेयन जलधारा लिखा हुआ है। ये गर्म जलधारा है। इसी कारण इस एरिया में जहाँ पर पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, इस गर्म जलधारा के कारण नॉर्वे में जीवन संभव हो पाता है। इसी गर्म जलधारा के कारण समुद्र का वहाँ पर तट थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म रहता है, जिसके कारण वहाँ पर जहाज आ जा पाते हैं। बर्फ़ जमता नहीं है, समुद्र जमता नहीं है उस एरिया में, गर्म जलधारा के कारण ही। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक भी इसी से संबंधित है, लेकिन वो भारत से संबंधित है। क्या है वो? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए द हिंदू में भी इसी तरह के सारे न्यूज़ थे, लगभग में कोई भी न्यूज़ अलग नहीं था। एक न्यूज़ मुझे अलग मिला, इसलिए मैं उसको ले आया। मत्स्य 6000, ये क्या है? इस विमान का नाम है। एक छोटा सा समुद्र में जाने वाला सबमरीन है। क्या बोला इसने? हेडिंग क्या बनाया है? एम्ड सर्च फॉर टाइटन, लेसन फॉर प्रपोज्ड इंडियन सबमर्सिबल डाइव। मतलब हम क्या करने वाले? हम भी एक प्रपोज है, हमारे यहाँ भी ये प्रस्तावित है कि हम भी डाइव लगाएंगे, समुद्र में काफ़ी अंदर तक जाएंगे रिसर्चर्स को लेकर समुद्रयान मिशन के तहत। और हमारे लिए एक सबक हो सकता है, जो टाइटन के साथ दुर्घटना हुई है उसके कारण से हमें बोला गया कि हम सीख सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या पता होना चाहिए? मत्स्य 6000 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है ये भाई, और क्यों हमें सीख लेना चाहिए, किस तरह ये काम करेगा। तो ये पिछले साल का न्यूज़ है। क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। अगर आपसे इसके बारे में अगले एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये करंट का टॉपिक नहीं था। पहला मिशन है भारत का मानव युक्त महासागर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। क्या नाम है इसका? समुद्रयान लॉन्च किया है भारत। इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। कौन कौन से देश इससे पहले कर चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5। भारत कौन सा होगा? छठा देश होगा जो ये काम कर पाएगा, जिसके पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक व वाहन उपलब्ध हैं। प्रमुख बिंदु क्या है? यह भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। यह गहरे पानी के नीचे अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त पनडुब्बी में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र भेजेगा। समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर गहराई तक हम लोग जाएंगे। मतलब हिमालय के डालोगे तो 2 ही किलोमीटर ऊपर हिमालय दिखेगा, उतना सारा हिमालय डूब जाएगा, उतना गहराई में हम जाएंगे इस अपने वाहन में बैठकर, जिसका वाहन का क्या नाम है? मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त पनडुब्बी में बैठकर हम लोग जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा।
पनडुब्बी केवल 200 मीटर की गहराई तक जाती है। यह 6000 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। देखिए पनडुब्बी तो 200 मीटर तक ही जाती है, जो सामान्य आपकी पनडुब्बी होती है वॉर वगैरह वाली, जो आपने गाजी अटैक मूवी देखा है ना हिंदी में, तो उसमें आपको बहुत अच्छा सबमरीन वगैरह दिखाया है। लेकिन हम इसको लेकर कहाँ जाएंगे? जाएंगे हम इसको लेकर बहुत गहराई तक जाएंगे गुरु। देखो 6000 मीटर की गहराई तक, आप अंदाज़ा नहीं लग पा रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि क्या है, समुद्र के अंदर ही तो जाना है। 6000 मीटर की गहराई पर अगर इंसान को बिना सबमरीन के रख दिया जाए तो समुद्र उसको दबा के चारों तरफ से उसके चटनी बना देगी। इतना ज़्यादा पानी का फोर्स होता है वहाँ पर। बहुत ही हाईली इंजीनियर्ड होता है ये व्हीकल जिसमें बैठ कर जाएंगे। कम से कम 25 से 30 इंच मोटी स्टील की चारों तरफ की परत होगी, बॉल जैसा होगा, जिसमें बैठकर ये लोग जाएंगे। और उस पर दबाव लाखों करोड़ों प्रेशर होता है उस पर समुद्र के पानी का। समुद्र का पानी चारों तरफ से किसी भी चीज़ को चोक कर सकती है। इसीलिए आपने आज तक नहीं सोचा होगा कि हम चंद्रमा तक तो आसानी से चले गए, लेकिन मैरियाना ट्रंच में हमें जाने में हालत ख़राब हो गई इंसान की, क्योंकि हमारे पास वो तकनीक उपलब्ध ही नहीं है। बहुत कम रोबोटिक मिशन गए हैं, लेकिन इंसान नहीं जा पाया है। इंसान गया भी है तो कुछ देर के लिए जाते, फिर उनको बाहर भाग के आ जाना पड़ता है। तो ये चीज़ आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है चारों तरफ से। वो मेटल को भी कचूमर बना के थोड़ा सा छोटे से बॉल में बदल देगी, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो 6000 मीटर गहराई तक अब मूवी देखेंगे ना गाजी अटैक, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे समुद्र जो है वो सबमरीन को दबा देती है चारों तरफ से। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। डीप ओशन मिशन क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसे जून 2021 में अर्थ साइंस जो मिनिस्ट्री हमारा उसके द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया। इसका उद्देश्य समुद्री संसाधन का पता लगाना, समुद्री संसाधन के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र प्रौद्योगिकी का विकास करना, भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करना शामिल है। 5 वर्ष की अवधि मिशन की कुल अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपये है। इसे विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा। मत्स्य 6000 क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित मानव युक्त सैन्य पनडुब्बी है यह MOES को गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक मैग्नीज, न्यूडूल, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, कोबाल्ट क्रस्ट जैसे संसाधनों की प्राप्ति हेतु गहरे समुद्र में अन्वेषण करने की सुविधा प्रदान करेगा। हम क्यों जा रहे हैं गहरे समुद्र में? जब तक वहाँ पर कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। तो हमें यही सब इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसका हम भरपूर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं अपने देश के विकास में। गहरे समुद्र में जाएंगे 1000 से 5500 मीटर के बीच गहराई पर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब उतना गहरा जाने के लिए पहले तो क्या चाहिए हमें कोई वाहन चाहिए, हम जाएंगे, है ना। पॉलीमेट्रिक न्यूड्यूल, जैसे मैग्नीज न्यूड्यूल भी कहा जाता है, एक कोर के चारों ओर लोहे और मैग्नीज ऑक्साइड की संकेतित परतों से निर्मित समुद्र तल पर स्थित एक खनिज होता है। महत्व क्या होता है? इससे स्वच्छ ऊर्जा, पेयजल, नीली अर्थव्यवस्था हेतु समुद्री संसाधनों का पता लगाने के लिए अधिक विकास के रास्ते खुलेंगे। विकसित देश पहले भी इस तरह के समुद्र मिशन पूर्ण कर चुके हैं। भारत विकासशील देशों में से पहला ऐसा देश होगा जिसने गहरे समुद्र मिशन में इसको अंजाम दिया है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, भारत ऐसा होगा जो विकासशील देशों में पहला ऐसा देश होगा जो इन चीज़ों को अंजाम देगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। बिहार की कुछ योजनाएं हैं, कल की योजना बिहार की, उसको मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैविक खेती अपनाने पर किसानों को मिल रहे प्रति 6500 रुपये यहाँ से करें आवेदन। मतलब कौन सा? किसानों को लगातार जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन करने के लिए इससे किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है। इस पद्धति को अपनाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। अब देख लेते क्या है भाई ये। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। IPRD का ट्वीट है ये, बिहार सरकार का जो PR डिपार्टमेंट है उसका ट्वीट है। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को 6500 रुपये प्रति एकड़ लाभ देने का प्रावधान किया गया है। ये आप पहली बात तो ध्यान में रखेंगे। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना को ध्यान में रखेंगे। 6500 रुपये प्रति एकड़ किसानों को ये लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर पढ़ लेते हैं कुछ और इस योजना के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है। बिहार कृषि विभाग के मुताबिक जैविक खेती करने वाले किसानों को 6500 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। किसानों को ये राशि जैविक प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जाएंगे। इस राशि को पाने के लिए किसानों को 2.5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन कितनी होनी चाहिए? 2.5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। कितना रुपया दिया जाएगा उनको? 6500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रुपया दिया जाएगा। ये भी आपको PT एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 2.5 एकड़ ज़मीन पर किसानों को कुल 16,250 रुपये की प्रोत्साहन दी जाएगी। इसके लिए किसानों को बिहार कृषि वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। और इस योजना को कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कौन सा?
तो अभी मैंने बताया आपको IPRD का ट्वीट है, IPRD को जरूर फॉलो कीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना कहाँ पर चलाया गया है? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा चलाया गया है। 6500 रुपये प्रति एकड़ आपको दिया जाएगा ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए, जैविक रूप से उत्पादन करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए, केमिकल फ्री खेती करने के लिए ये प्रोत्साहन योजना दिया जाएगा। शुरुआत में केवल 13 जिलों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब इसका विस्तार 25 जिलों तक कर दिया गया है। करीब में 25 जिलों तक इसका विस्तार किया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, शुरुआत इसका 13 योजनाओं के साथ, 13 जिलों के साथ ही हुआ था पिछले साल, लेकिन अब इसका विस्तार 25 जिलों तक कर दिया गया है। आज का वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कुछ खामी हो तो ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।